दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के बारे में। यह हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। अब राजस्थान की जलवायु की बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जलवायु का मतलब तथा जलवायु का अर्थ, राजस्थान की जलवायु, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण और राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु का अर्थ। तो राजस्थान की जलवायु का अर्थ क्या है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु क्या होता है? जलवायु एक दीर्घकालिक घटनाओं का एक क्रम होता है। क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो दीर्घकालिक घटनाएं होती है, अर्थात उनको हम क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। जैसे कि जलवायु को निर्धारण हमारे 30 वर्ष की जो मौसमी दशाएं हैं उनके औसत को माना जाता है। हमें बताना चाहते हैं, जैसे मान लो ये जैसलमेर का एरिया, इस एरिया के अंदर 30 सालों तक यदि गर्मी 40 डिग्री के आसपास पड़ती है तो यहाँ की जलवायु क्या? उष्ण जलवायु हो जाएगी। यदि यहाँ की जलवायु यदि कम पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है, तो गर्म कम जलवायु मानी जाएगी। तो इस तरह जलवायु को 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं को माना जाता है। फिर बात करें मौसम की, तो मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम क्या? पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है उसकी जो अल्पकालिक घटनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मौसम। और मौसम क्या? हर घंटे बदलता रहता है। जलवायु कभी भी नहीं बदलती। जलवायु को बदलने के लिए कम से कम नहीं ना तो बहुत साल लगते हैं, 30 से 50 साल लगते हैं किसी जगह की जलवायु बदलने में। लेकिन मौसम बदलने के लिए क्या? केवल और केवल क्या? 1-2 घंटे भी काफ़ी होते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की। तो राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो राजस्थान की जलवायु हमारे उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य जलवायु। कैसी? उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य जलवायु हमारे राजस्थान की जलवायु है। और किस आधार पर? हमारे तापमान के आधार। अब बात करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, अर्थात जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले आता है हमारा अक्षांशीय विस्तार और अक्षांशीय स्थिति और विस्तार की। तो राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार और स्थिति की बात करें तो राजस्थान की जलवायु निम्न अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा से अधिक प्रभावित होती है। किससे ज़्यादा प्रभावित होती है? भूमध्य रेखा से। साथ ही साथ देखें तो हमारे निम्न अक्षांश है 0 डिग्री और उच्च अक्षांश कौन सा होता है? 90 डिग्री। तो हम देखते हैं कि ये राजस्थान क्या है? 23.5 डिग्री के जस्ट पास में आता है और इसी वजह से यहाँ जलवायु हमारी उष्ण पाई जाती है। फिर सागर से दूरी की बात करें, सागर के यदि पास होता है कोई भी क्षेत्र तो उसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है। सागर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो उस क्षेत्र की आर्द्रता कम होती जाती है। तो इसीलिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आर्द्र दशाएं कम पाई जाती है। राजस्थान में क्या होता है? आर्द्र दशाएं कम पाई जाती है। फिर सागर से तल की ऊंचाई की देखें तो सागर तल से ऊंचाई की बात करें, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलीफ फीचर या उच्चावच कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उच्चावच या रिलीफ फीचर कहते हैं, जो सागर तल से ऊंचाई होती है। यदि आपने रेलवे स्टेशन देखे होंगे, रेलवे स्टेशन के जो बोर्ड होते हैं तो बोर्ड के जस्ट नीचे क्या लिखा होता है? ये रेलवे स्टेशन सागर तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटने लगता है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने लगती है तो उस क्षेत्र का क्या होता है? तापमान घटने लगता है। और समुद्र तल से ऊंचाई घटती है तो तापमान बढ़ने लगता है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में निम्न उच्चावच की स्थिति पाई जाती है, इसलिए राजस्थान में तापमान क्या है? ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात दक्षिणी अरावली की बात करें तो राजसमंद, उदयपुर और सिरोही क्षेत्र है। इसमें क्या निम्न तापीय दशाएं पाई जाती है, जबकि दक्षिणी अरावली समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पे स्थित है। क्यों? क्योंकि जो दक्षिणी अरावली है ये हमारे समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पे है, इस वजह से यहाँ क्या है? निम्न तापीय दशाएं पाई जाती है। चौथी हम बात करेंगे पर्वतों की स्थिति या दिशा। किसकी? पर्वतों की स्थिति या दिशा के बारे में बात करें तो पर्वत क्या तापमान को प्रभावित करते हैं। पर्वत क्या तापमान को प्रभावित करते हैं और हमारे जो अरावली है ये भी तापमान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। पर्वत क्या वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। जो हमारे क्या है, जो अरावली पर्वत है ये हमारे पूर्व के क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छी वर्षा करते हैं, लेकिन जो हमारे पश्चिम का क्षेत्र है इसमें वर्षा को कम करते हैं। फिर हमारे क्या है, मानसूनी पवनों की दिशा की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसून की दिशा जल से स्थल की ओर होती है। ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? मानसून की दिशा हमारे जल से स्थल की ओर होती है। वैसे शीत ऋतु में मानसून की दिशा क्या होती है? स्थल से जल की ओर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझते होंगे।
कौन सा, कि जैसे हमारे कोई द्वीप है, इस द्वीप के चारों तरफ क्या है, हमारे पानी है, चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ ये है हमारे इसके पानी है, ये पानी है चारों तरफ। तो जब गर्मियाँ होती है तो आपको ये तो पता ही होगा, जल क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। जो भूमि होती है ये जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। इसी वजह से क्या होता है, जब सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में क्या है कि जल तो क्या आराम आराम से ठंडा होगा और आराम आराम से गर्म होगा, जबकि मिट्टी क्या होती है, तेजी से गर्म हो जाती है। तो शीत ऋतु में क्या है, मानसून की दिशा क्या होती है, स्थल से जल की ओर, अर्थात इधर से हवाएं चलेगी पानी की ओर। जब पानी की ओर हवाएं चलती है भूमि से, तो भूमि पर तो पानी होता नहीं, इसलिए हवाओं के द्वारा वर्षा नहीं होती। जबकि गर्मियों में क्या हवा किधर चलती है, पानी से स्थल की ओर। तो जल से स्थल की ओर चलती है, तो उन हवाओं में क्या आर्द्रता आ जाती है, और आर्द्रता के कारण क्या होता है, वर्षा होती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। फिर हम बात करें आगे, तो ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः जब मानसूनी पवनें जलीय भाग अर्थात महासागर से स्थलीय भाग अर्थात महाद्वीप की ओर गति करती है, तब मानसूनी पवनों में क्या होती है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इन आर्द्रता के कारण क्या वर्षा अच्छी होती है। अब बात करें शीत ऋतु में सामान्यतः क्या होता है, मानसूनी पवनें स्थलीय भाग महाद्वीप से जलीय भाग अर्थात महासागर की ओर गति करती है, इसीलिए तब क्या होता है, मानसूनी पवनों में क्या आर्द्रता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और ऐसी पवनें क्या करती है, वर्षा की मात्रा कम करती है। ऐसी पवनें क्या करती है, वर्षा कम से कम करती है। अब आगे बात करें, जो हमारे अपर एटमॉस्फेरिक विंड सर्कुलेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। जो हमारे ऊंची ऊंची जो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई की जो पवनें हैं, ठंडी ठंडी पवनें, जिनको हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम भी कह सकते हैं, और उच्च वायुमंडलीय पवन संचरण भी कह सकते हैं। तो इसकी खोज की बात करें तो C.R. रोसबे ने की थी। ये भी क्या है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। फिर महासागरीय जलधाराएं की बात करें तो ठंडी महासागरीय जलधाराएं होगी तो उसके कारण क्या वर्षा कम होती है, और गर्म महासागरीय जलधाराएं होगी तो उसकी वजह से क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। अब विशेष रूप से देखें तो जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है, तापमान होता है। तो हमने क्या देख लिया, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा। अब बात करेंगे राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के बारे में। राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की बात करें तो हम दो तरह से इसका वर्गीकरण देखेंगे, एक तो सामान्य सा वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत आधार पे, अर्थात जो हमारे ट्रिवॉर्थो है, कोपेन है, इनके आधार पे वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहला आता हमारा राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो राजस्थान को जलवायु के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की सामान्य जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तापमान और वर्षा है। तो आप ये याद रखेंगे, राजस्थान की जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है, तो इन जलवायु वर्गीकरण में मुख्य आधार क्या है, हमारे तापमान और वर्षा। अब इसके आधार पर क्या 5 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में इसको बांटा गया है, और 5 भाग कौन कौन से, इनको आप याद रखेंगे। सबसे पहला भाग हमारे उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर आता हमारा अर्ध शुष्क जलवायु, फिर आता उपाद्र जलवायु, फिर आता आर्द्र, और फिर क्या आता अति आर्द्र। ये कौन कौन से अंग्रेजी में देखें, एरिड जोन, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड और वेरी ह्यूमिड। तो इस तरह 5 भागों में बांटा गया सामान्य तौर पर। तो इनके बारे में एक एक करके जानकारी ले। तो इसमें आधार क्या था, हमारी वर्षा को इसमें बड़ा आधार लिया जाता है। सबसे पहला आता है हमारा शुष्क कटिबंधीय जलवायु। कौन सी, शुष्क कटिबंधीय जलवायु अर्थात एरिड जोन क्लाइमेट। तो वर्षा की बात करते हैं, यहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और एरिया कौन सा, हमारा मरुस्थल वाला एरिया, तो हमारा पश्चिम वाला एरिया, इसको गिनते हैं। तो यदि हम चित्र को यदि ध्यान से समझ लेंगे तो हो सकता है हमें कुछ भी समझने की जरूरत ना पड़े इसके अलावा। सबसे पहला भाग आता है हमारा कौन सा, पश्चिम वाला, शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। वर्षा की बात करें तो 0 से 20 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र। तापमान की बात करें तो गर्मियों में 34 से 40 डिग्री यहाँ पे तापमान रहता है। गर्मियों में क्या होता है, 34 से 40 डिग्री तापमान रहता है। फिर दूसरा क्षेत्र हमारा अर्धशुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। वर्षा की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 20 से 40 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। भौतिक प्रदेश कैसा है, स्टेपिस घास का मैदान, अर्थात यहाँ पर छोटी छोटी घासें पाई जाती है। तापमान की बात करें तो गर्मी में 30 से 36 सेंटीमीटर तापमान, सेंटीमीटर क्या डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। तीसरे की बात करें हम, तीसरा आता है हमारी क्या कहते हैं, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तीसरा कौन सा है, ये हमारे पिंक कलर का जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा की बात करें 40 से 60 सेंटीमीटर। भौतिक प्रदेश के साथ पतझड़ और विरल,
का तापमान कितना 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। फिर अगला क्षेत्र आता है हमारे आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये हमारे 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। भौतिक प्रदेश कैसा है? पतझड़ और सघन, अर्थात यहाँ पे वनों की बात कर रहे हैं या वनस्पति की बात करें। तापमान की बात करें तो 32 से 35 डिग्री तापमान है गर्मियों में। फिर आता है आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो आपके ये 3 क्षेत्र है ना, हमारे ये वाला क्षेत्र, सिरोही वाला क्षेत्र, हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र और हाड़ौती वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र की बात करें तो वर्षा हमारे 80 से 120 सेंटीमीटर। प्रदेश की बात करें, यहाँ पे कौन कैसी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार और सवाना वनस्पति। और तापमान कैसा? 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है कब? गर्मियों में। दूसरा आता है हमारे क्या है? अर्धशुष्क जलवायु। कैसी जलवायु? अर्धशुष्क जलवायु की बात करें तो वर्षा की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भौतिक प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। कैसा प्रदेश है? भौतिक प्रदेश कैसा है? मरुस्थलीय प्रदेश। फिर आता है आपको उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु की बात करें तो वर्षा के 40 से 60 सेंटीमीटर। भौतिक प्रदेश कैसा? अरावली, जो पर्वतीय प्रदेश है वो है। फिर चौथा प्रदेश आता है आपके आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट। वर्षा की बात आप ये देखेंगे, जैसे जैसे हम एक खंड से दूसरे खंड में जा रहे हैं तो वर्षा की मात्रा में केवल 20 का फर्क आता है। जैसे पहला हमारी शुष्क जलवायु थी, उसमें 0 से 20, अर्धशुष्क 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। तो इस तरह 20-20 का अंतर आ रहा, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। फिर हमारे आर्द्र जलवायु की बात करें तो ये हमारे पूर्वी मैदान है, इसको शामिल किया जाता है। फिर आगे बात करें अति आर्द्र जलवायु की बात करें तो हमारे 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये कौन सा है? हमारा हाड़ौती वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती वाला क्षेत्र। अब हमने एक चीज़ तो आपको बताई नहीं, इसके अंदर चित्र के अंदर आप देख सकते थे कैसी, कि राजस्थान को 2 भागों में बांटा जाता है। क्या 2 भागों में बांटती है? कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है? ये वाली जो समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। और जो हमारे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र को 2 भागों में बांटने का कार्य कौन करता है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या? राजस्थान को के पश्चिमी क्षेत्र है, इसको 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। तो आप ये भी याद रखेंगे। फिर बात करते हैं निजी क्षेत्र के, अर्थात जो व्यक्तिगत वर्गीकरण था राजस्थान का व्यक्तिगत आधार पे, तो उन वर्गीकरण के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आता है आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कौन सा? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रेवॉर्थ का। तीसरा पढ़ेंगे थॉर्नवेट का। इनका वर्गीकरण थोड़ी सी देर बाद पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। ऋतु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण करें तो राजस्थान की में ऋतु को 4 भागों में बांटते हैं। राजस्थान में कितनी ऋतुएं होती है? 4। और वैसे देखें तो 6 ऋतुएं होती है, 12 मास में 12 ऋतुएं होती है। तो आप कैसे भी बांट सकते हो। राजस्थान में 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे हमारे ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। 4 ऋतुएं होती है। पहली ग्रीष्म ऋतु, ये हमारे मार्च से जून होती है। वर्षा जून से सितंबर, शरद अक्टूबर नवंबर में, और जो हमारी शीत ऋतु है दिसंबर से फरवरी के बीच होती है। दिसंबर से फरवरी के बीच में क्या होती है? हमारी शीत ऋतु होती है, जिसको विंटर सीजन कहते हैं। तो इन ऋतुओं के बारे में एक एक करके देखें। सबसे पहले आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जलवायु में सबसे पहला आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के समय की बात करें तो मार्च से जून तक हमारी ग्रीष्म ऋतु रहती है। तापमान की बात करें तो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो राजस्थान में सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। और गर्म स्थान की बात करें तो हमारे फलोदी एक नया जिला बन गया है, पहले जोधपुर में आता था। उस क्षेत्र को इसके अंदर गिना जाता है, उस क्षेत्र को इसके अंदर गिना जाता है। ये है हमारा फलोदी, इसके अंदर इसको गिनते हैं। फिर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो राजस्थान में सबसे गर्म महीने की बात करें तो ये कौन सा है? जून का महीना। सबसे गर्म महीना कौन सा है? ये वाला जून का महीना सबसे ज़्यादा गर्म है। और सबसे ज़्यादा ठंडा है तो ठंडा कौन सा है? सिरोही है। ठंडा कौन सा है? सिरोही। तो ये हमारा सिरोही जिला है, ये सबसे ज़्यादा ठंडा है। और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और ये सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। ये कहाँ पे? सिरोही में। सिरोही जिले का सर्वाधिक ठंडा होने की वजह से इसका उच्चावच अधिक है, अर्थात इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या है? तापमान कम होता जाता है। तो हमारी गुरु शिखर चोटी है, तो गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। तो इस वजह से यहाँ का तापमान और राजस्थान के और क्षेत्रों के मुकाबले कम पाया जाता है। तापांतर की बात करें, तापांतर किसे कहते हैं? जो हमारे दिन का जो तापमान होता है, दिन का 12 बजे और रात के 12 बजे, इसके अंतर को तापांतर कहेंगे।
अर्थात निश्चित समय में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को हम तापांतर कहते हैं। क्या कहेंगे, जो हमारे एक निश्चित समय है तो निश्चित समय में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को हम क्या बोलते हैं, तापांतर कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापांतर की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। दैनिक तापांतर की बात करें तो जैसलमेर में होता है, और वार्षिक तापांतर की बात करते हैं चूरू में होता है। अर्थात जून का महीना और दिसंबर के महीने में यदि अंतर देखें तापमान में तो चूरू में तो जमीन आसमान का अंतर है। अर्थात जून में तो हमारे पानी उबलने लगेगा, तो दिसंबर में पानी जम जाता चूरू में। वैसे जैसलमेर की बात करें तो दिन में 45 डिग्री तापमान, तो रात को क्या है 10 डिग्री तापमान हो जाता है जैसलमेर का। तो दैनिक तापांतर हमारे जैसलमेर में अधिक है, तो चूरू में क्या है वार्षिक तापमान। गर्मी की बात करें तो गर्मी में 3 घटनाएं होती हैं। एक तो हमारे लू आती है, एक आंधी और एक भगुड़िया आता है। कौन कौन सी, लू, आंधी और भगुड़िया। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि लू किसे कहते हैं, भगुड़िया किसे कहते हैं, आंधी किसे कहते हैं। सबसे पहली बात करें तो लू किसे कहते हैं। लू की परिभाषा पूछ ले तो क्या कहेंगे, ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं उनको लू कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। अब लू का कारण क्या है, लू क्यों चलती है, हवाओं का अभी वहनीय प्रभाव होता है। अर्थात हवाएं क्या क्षैतिज प्रभाव करती है, उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अभी वहनीय तो समझते हैं, जैसे आप जमीन के साथ साथ ये गर्म गर्म हवाएं जब चलती है इसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और लू की बात करें तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हमारे बाड़मेर में है। और क्षेत्र की बात करें पश्चिमी राजस्थान, तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही ये प्रभावित क्षेत्र है। फिर विशेषता की बात करें लू की, तो लू क्या ग्रीष्म ऋतु की घटना होती है जिसकी वजह से क्या तापमान बढ़ जाता है। अर्थात लू चलने की वजह से क्या होता है, तापमान बढ़ता है। फिर दूसरी घटना की बात करते हैं, दूसरी घटना हमारी आती है आंधी। कौन सी घटना, आंधी, जिसको डस्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। परिभाषा की बात करें आंधी किसे कहते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाओं को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, आंधी कहा जाता है। अब आंधी के कारण की बात करें तो हवाओं का इसमें क्या होता है, संवहनीय प्रभाव होता है। अर्थात हवाओं का कैसे प्रभाव होता है, लंबवत। अर्थात हवाएं ऐसे चलती 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 क्या ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करती रहती है। इधर की भी ऐसे चलती चलती ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करती रहती है, जबकि लू में क्या ऐसे ऊपर नीचे ही चलती रहती है। आप इनको याद रखेंगे। फिर आगे बात करें तो प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो आंधी से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र होता है, उत्तरी राजस्थान। जिले की बात करें तो हमारे श्री गंगानगर लगभग 27 दिन तक यहाँ पे क्या है, आंधी चलती रहती है। एक मिनट, अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो आंधी क्या ग्रीष्म ऋतु की घटना है जो क्या करती है, तापमान को घटा देती है। आंधी क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु की घटना होती है जो क्या है, आंधी को घटा देती है। और दिशा की बात करें तो राजस्थान में आंधियाँ की दिशा क्या होती है, हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। दिशा की बात करें तो राजस्थान में आंधी की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। फिर आता है आपके भबुड़िया। भबुड़िया किसे कहते हैं, भबुड़िया को हम डस्ट साइक्लोन भी कह सकते हैं। भबुड़िया को क्या बोलते हैं, डस्ट साइक्लोन भी हम कह सकते हैं। तो परिभाषा की बात करें इसकी तो ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी आंधियाँ चलती है या फिर चक्रवाती हवाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, भबुलिया कहते हैं। अब भबुलिया की बात करें तो भबुलिया का कारण क्या है, भबुलिया का क्या कारण है, तो किसी स्थान विशेष के केंद्र में निम्न वायुदाब और परिधि में क्या होता है, इसमें उच्च वायुदाब होता है। भबुलिया की बात करें तो ये जैसे मान लो कोई केंद्र है, जैसे ये वाला केंद्र है तो इसे आई वाला रीजन है, इसके जो चारों तरफ वाला क्षेत्र है तो परिधि में तो उच्च वायुदाब होता है, और जो अंदर वाला क्षेत्र है तो इस वाले क्षेत्र में क्या है, निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो ये हमारा भगोड़िया आंधी या चक्रवात की निशानी है। आगे हम बात करेंगे तो जो भगोड़िया होता है तो इसके केंद्र में अधिक तापमान के कारण क्या वायुदाब निम्न होता है, जबकि परिधि में क्या होता है, तापमान की कमी के कारण क्या वायुदाब अधिक होता है। अब भगोड़े से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है सबसे ज़्यादा बीकानेर वाला एरिया जो भगोड़े से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर आते हैं आपकी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की बात करें तो यह जून से सितंबर तक हमारी वर्षा ऋतु रहती है।
कब से कब तक? जून से सितंबर तक हमारी वर्षा ऋतु रहती है। और वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता है? हमारे मानसून आता है। क्या आता है? मानसून। तो मानसून को हम मानसून वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी तीसरी ऋतु, कौन सी? शरद ऋतु। शरद ऋतु की जिसको ऑटम सीजन भी कहते हैं, और ये हमारे अक्टूबर से नवंबर तक चलती है। जो हमारी शरद ऋतु है ये अक्टूबर से नवंबर तक चलती है। और शरद ऋतु की घटनाओं की बात करें तो मानसून निवर्तन की घटना इसी समय के दौरान पाई जाती है। कौन सी? मानसून निवर्तन की घटना। और एक आती है कार्तिक हीट। तो ये दो घटनाएं, एक तो मानसून निवर्तन और एक आता है हमारे कार्तिक हीट। तो ये घटनाएं कब होती है? शरद ऋतु में। तो अगली ऋतु हमारी शीत ऋतु। कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। तो शीत ऋतु की बात करें तो ये हमारे दिसंबर से फरवरी के समय घटित होती है घटना। और घटनाओं की बात करते हैं इसमें मावठ और शीतलहर। क्या इस समय क्या मावठ और शीतलहर दो घटनाएं घटित होती है। अब जिसमें मावठ देखे तो मावठ किसे कहते हैं? मावठ की परिभाषा क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। और ये वर्षा किस वजह से होती है? जो पश्चिमी विक्षोभ है, जिसको जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? जब भूमध्य सागर से होके आती है, अर्थात उसके ऊपर से होके आती है, तो वहां से जल को अपने अंदर सोख के लेके आती है, भर के लेके आती है। ये क्या करती है? जब भूमध्य सागर से होकर गुजरती है तो वहां से क्या करती है? आर्द्रता लेकर आती है। जैसे कि हम चित्र है तो चित्र में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा जेट स्ट्रीम, जैसे जेट स्ट्रीम को देखें कि ये जेट स्ट्रीम, ये ऐसे करके जेट स्ट्रीम चल रही है और ये 15 से 20 किलोमीटर राजस्थान के, भारत के ऊपर से चलती है। तब जैसे ये वाली जेट स्ट्रीम है, ये वाली जब ये चलती है तो ये क्या है? ये वाला भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ये क्या है? हमारा भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ये वाला, ये नीला नीला जो बीच में है, ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र। जब इसके ऊपर से गुजरती है तो ये आर्द्रता लेकर भारत की तरफ आती है। अब भारत में क्या है? यहाँ पे जो हमारे हिमालय है, क्या है? यहाँ पे हमारे हिमालय है। तो आपको ये पता है, ये हमारे हिमालय है इधर। तो हिमालय से टकराती है और दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो हमारे तिब्बत के ऊपर से चली जाती है, एक हमारे राजस्थान के, मतलब तिब्बत के नीचे से होके जाती है। तो एक तो हमारे जो नीचे से जाती है तो ये हमारे राजस्थान के अंदर क्या वर्षा करती है। शीतकाल में क्या करती है? वर्षा करती है। शीतकाल में क्या करती है? वर्षा करती है। जिसे हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। समय की बात करें तो हमारे दिसंबर से लेकर मार्च का जो महीना है, दिसंबर से लेकर जो मार्च का महीना है, इसके अंदर हमारी जो मावठ होती है ये होती है। दिसंबर से मार्च के महीने में मावठ होती है। वार्षिक वर्षा में योगदान की बात करें तो राजस्थान में जितनी भी वर्षा होती है 90% योगदान हमारे मानसून का होता है, तो 10% योगदान किसका होता है? मावठ का होता है। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जैसे हमारे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला क्षेत्र है, तो इसमें क्या मावठ क्षेत्र, मावठ की वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। अब फसलों की बात करें तो प्रमुख लाभान्वित फसल कौन कौन सी है इससे? इससे हमारी जो गेहूं की फसल है इसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। जब हमारी मावठ होती है तो मावठ से गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। इसी वजह से मावठ क्या बोला जाता है? सोने की बूंद या गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। मावठ को क्या कहा जाता है? सोने की बूंद या गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, या फिर इसको स्वर्णिम बौछार भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मावठ के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल कौन सी होती है? गेहूँ। अर्थात गेहूँ की फसल को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। मावठ या जो शीतकालीन मानसून होता है उसको भूमध्य सागरीय मानसून भी कहते हैं। इसी को शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून या उत्तर पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ये आता है। फिर आती है शीतलहर की बात करें, इसकी शीतलहर की, तो शीतलहर को कोल्ड वेव भी कहते हैं। शीतलहर की यदि कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे? शीतलहर मतलब शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को हम क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। तो शीतलहर क्या है? जो हिमालय ओर से ठंडी हवाएं आती है शीत ऋतु में, उसे हम क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। दिशा किधर से किधर है? ये हमारी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। किधर से किधर? मतलब इस तरह से ऐसे बहती है। और हमारी राजस्थान है और ये हमारी हिमालय है। तो इधर से हमारे राजस्थान के अंदर ये काफ़ी आसानी से आ सकती है। समय की बात करें तो राजस्थान में शीतलहर का मुख्य समय कौन सा है? जनवरी। शीतलहर का मुख्य समय कौन सा है? जनवरी। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो चूरू में सबसे ज़्यादा, सीकर और बीकानेर में उससे कम होती है। तो शीतलहर सबसे ज़्यादा किन किन क्षेत्रों को, अर्थात हमारे जो क्षेत्र है, जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, तो उनको प्रभावित करेगी। हमारे चूरू में सबसे ज़्यादा, सीकर और बीकानेर के अंदर उससे कम। अब जलवायु की बात करें तो जलवायु में कुछ कॉन्सेप्ट और चलते हैं। जैसे एक तो समवर्षा रेखा और एक होता है हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा? समवायुदाब रेखा। एक तो हमारी समवर्षा रेखा होता है, एक क्या होता है? समवायुदाब रेखा।
तो पहले हम बात करें समवायदाब समवर्षा रेखा की। तो परिभाषा हम देखें तो क्या होता है कि समवर्षा रेखा या आइसो हाइट लाइन किसे कहते हैं। मानचित्र या चार्ट में जब एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समवर्षा रेखा कहते हैं। अर्थात कुछ ऐसे एरिया जिसमें समान वर्षा होती है, उन एरिया को यदि हम एक चार्ट या मानचित्र के अंदर एक लाइन से मिलाने का प्रयास करेंगे तो वो लाइन को क्या कहेंगे, समवर्षा रेखा। राजस्थान की प्रमुख समवर्षा रेखा की बात करें तो ये हमारी 3 रेखाएं, 25 सेंटीमीटर वर्षा, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। 3 वर्षा रेखाएं, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो एक एक करके इनके बारे में बात करें तो पहली आती है हमारी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसकी बात करते हैं राजस्थान में जो मरुस्थल क्षेत्र है इसको 2 भागों में बांटती है। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये क्या करती है, जो हमारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है इसको 2 भागों में बांटती है। और 2 भाग कौन कौन से, एक तो हमारा शुष्क मरुस्थल और एक आता है हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल। कौन कौन से, एक तो शुष्क मरुस्थल है और एक अर्धशुष्क मरुस्थल है। तो आप इनको याद रखेंगे, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल 2 भागों में बांटती है। फिर आता है हमारे 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये क्या करती है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी चीज राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपको टिक लगाना है किस पे, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और ये 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा पर है। पश्चिम मरुस्थल है ना, जो जिस सीमा पे जाके खत्म होता है वह हमारी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। फिर आती है हमारी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर स्थित है। कहाँ पे, अरावली के बीचों बीच स्थित है। जो क्या करते हैं, पूर्वी मैदान और पश्चिम मरुस्थल इन दोनों भागों को अलग अलग करती है। क्या करती है, पूर्वी मैदान और पश्चिम मरुस्थल को अलग अलग करती है। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे समवायुदाब रेखा। कौन सा, समवायुदाब रेखा आता है। अर्थात मानचित्र या चार्ट में एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समवायुदाब रेखा। जो हमारे एक समान वायुदाब वाले स्थान है इनको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समवायुदाब रेखा कहा जाता है। राजस्थान में समवायुदाब रेखा की बात करें तो ये हमारे 2 है, एक तो जनवरी महीने में और एक जुलाई महीने में। वायुदाब को हम गिनते हैं एक तो सर्दियों में और एक गर्मियों में। सर्दियों में तो हमारे जनवरी में और गर्मियों में हम जुलाई में गिनते हैं। जनवरी की बात करें अर्थात सर्दियों की बात करें समवायुदाब रेखा की, तो जनवरी की बात करें तो राजस्थान में जनवरी में तापमान तो निम्न होता है और वायुदाब उच्च होता है। क्या होता है, तापमान तो निम्न होता है और वायुदाब क्या उच्च होता है। इसी वजह से राजस्थान में 2 समवायुदाब रेखाएं बनती है, एक तो हमारे 1018 मिलीबार की, एक हमारे 1019 मिलीबार की। तो आप चित्र में भी इनको देख सकते हैं। ये हमारा 1018 मिलीबार की है और ये हमारे 1019 मिलीबार की रेखा है। 1018 की, 1019 की। तो 1018 की हमारी समवायुदाब रेखा है, इसमें हमारे जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ और झालावाड़ ये वाले क्षेत्र आते हैं। तो 1019 में हमारे बीकानेर, सीकर और चूरू ये वाले क्षेत्र आते हैं। और कब की, हमारी जनवरी की समवायुदाब रेखा। फिर हमारे गर्मियों की बात करें, सर्दी की हमने बात की, तब गर्मियों की बात करें। पहले सर्दी की बात चल रही है, अब तो 1019 हुआ है, तो हम इसको टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। 1018 समवायुदाब रेखा है, तो ये हमें उस समय क्या है, जनवरी के टाइम पे तापमान तो होता है कम, वायुदाब होता है अधिक। तो हमारा ये बीकानेर, चूरू, सीकर वाले क्षेत्र आते हैं। तो 1019 में हमारे कौन कौन से, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ ये वाले क्षेत्र आते हैं। किस पे, 1019 मिलीबार समवायुदाब रेखा पे। तो हमने सर्दियों की बात की, अब गर्मियों की बात करें। तो गर्मियों की बात करें तो जुलाई में समवायुदाब रेखा की बात करें तो राजस्थान में जुलाई में तापमान तो उच्च होता है और वायुदाब निम्न होता है। तापमान तो उच्च होता है और वायुदाब निम्न होता है। इसी वजह से राजस्थान में जुलाई में 4 समवायुदाब रेखाएं बनती है। कितनी, 4 समवायुदाब रेखा बनती है। जैसे 997 मिलीबार वायुदाब रेखा और 998 मिलीबार रेखा, 997, 998, 999 और 1000। ये 4 समवायुदाब रेखाएं हैं जो हमारे उस समय पाई जाती है। मैप में देखें तो हमारे 997, 98, 99 और 1000। 97 की बात करते हैं, इस पर जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर ये जिले पाए जाते हैं। 998 समवायुदाब रेखा पे बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू। 999 जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर। और 1000 पे सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये कब की बात कर रहे हैं, जुलाई महीने की। तो जुलाई महीने की समवायुदाब रेखाएं।
तो टेक्स्ट में भी हम इन चीज़ों को देखें तो 997 मिलीबार वायदाब रेखा यम जुलाई की बात करें तो इसमें हमारे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर है। 998 में हमारे बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू है। 999 पे हमारे जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर है। तो वैसे 1000 पे हमारे कौन से सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ है। तो ऐसे करके 4 समवाय दाब रेखाएं ये हमारी जुलाई महीने की है। तो हमने इनके बारे में बात कर लिया। मानसून की और बात करें हम तो भारत में मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। राजस्थान में जो मानसून आता है वो कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत में लौटता हुआ मानसून को उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। तो लौटता हुआ मानसून होता है उसको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। और विश्व की बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा की पेटी कौन सी है? भूमध्य रेखा को कहा जाता है। अर्थात भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा मानसून आते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में जलवायु के वर्गीकरण की, अर्थात व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करते हैं। व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करेंगे, ये हम अगले पार्ट में करेंगे। ये अब तक पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया है। तो चलो आगे बात करते हैं। लेक्चर को क्यों डिसकंटिन्यू किया जाए, इसका क्यों पार्ट बनाया जाए, हम इसी पार्ट के अंदर इसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें आता सबसे पहले हमारे कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की बात करें तो कोपेन की बात करें तो राजस्थान की जलवायु को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। राजस्थान की जलवायु को इसके अंदर क्या है? 4 भागों के अंदर बांटा है। कोपेन का पूरा नाम हमारे व्लादिमीर कोपेन है। कोपेन का पूरा नाम क्या हमारे? व्लादिमीर कोपेन है। अब जब इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा तो जलवायु को बांटने का आधार क्या है इनका? वनस्पति, वर्षा और तापमान। कौन कौन सा आधार है? वर्षा, वनस्पति और तापमान। इन 3 आधारों पर इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। अब कुछ इनके आधार है वो देख लेते हैं। ये इन्होंने क्या, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं, इन्होंने कुछ अक्षरों का काम में लिया। इसके लिए क्या उन्होंने कुछ अक्षरों का काम में लिया। इन्होंने एस का मतलब नाम लिया उष्ण जलवायु, अर्थात जो ट्रॉपिकल जलवायु है उसके लिए उन्होंने ए शब्द काम में लिया। बी शब्द काम में लिया, कैपिटल बी वाला, तो वो उन्होंने काम में लिया जो हमारे शुष्क वाला क्षेत्र है उसको काम में लिया। अब बी के आगे उन्होंने 2 शब्द काम में लिए। कौन से? ये जैसे ये बी है और बी की भी 2 कैटेगरी कर दी, एक तो डब्लू और एक एस। बी को तो क्या कहा? शुष्क का। बी का मतलब क्या होता है? शुष्क। ए का मतलब हमारे क्या होता है कि उष्ण होता है। बी का मतलब शुष्क है। बी के भी 2 टुकड़े किए, एक तो डब्लू और एक एस। डब्लू का मतलब क्या होता है? अर्थात जो मरु वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? मरु वाला। और एस का मतलब होता है हमारे अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र। कौन सा? अर्ध शुष्क। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये इसको काट सकते हैं। तो बी के 2 पार्ट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बी डब्लू और बी एस। तो अगला पार्ट आता है हमारे सी। सी मतलब उपोष्ण जलवायु। डी का मतलब हिमतुल्य, अर्थात जहाँ बर्फ पड़ती है। और ई का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु। कोपेन के अनुसार क्या है? राजस्थान में डी और ई की प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। राजस्थान में क्या डी और ई प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण देखें तो इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश, पहला ए डब्ल्यू, फिर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, फिर बी एस एच डब्ल्यू, फिर सी डब्ल्यू जी। तो ये 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर राजस्थान के अंदर कोपेन ने बांटा है। अब ए का मतलब ट्रॉपिकल होता है उष्ण, बी डब्ल्यू का मतलब शुष्क मरु, बी एस का मतलब अर्ध शुष्क। तो ये मतलब तो हमने देख लिए। तो कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है सीधा उसी को देखते हैं। जो जलवायु वर्गीकरण है तो उसके बारे में बात करें तो एक एक करके के बारे में बात करना शुरू करते हैं। पहला आता हमारा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू की बात करते हैं, अरावली के पश्चिम में। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जलवायु प्रदेश में शुष्क उष्ण मरुस्थलीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। कैसी? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। वनस्पति की बात करते हैं बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जलवायु प्रदेश में मरुद्भिद या फिर जीरोफाइट जलवायु वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति? जीरोफाइट वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पे 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा? बीकानेर। तो आप इनको याद करेंगे। विस्तार की बात करें तो कौन कौन से जिलों के अंदर इसका विस्तार है? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर। और इसमें हमारा अनूपगढ़ जिला भी आ जाएगा।
तो आप इनको याद रखेंगे। फिर विशेषता की बात करें इस क्षेत्र की BWHW वाले क्षेत्र की, तो BWHW जलवायु प्रदेश में वनस्पति की सघनता कम पाई जाती है, या फिर देखें तो विरल वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि BWHW जलवायु प्रदेश में वर्षा कम होती है। फिर दूसरा प्रदेश आता है BSHW, ये अरावली के पश्चिम में, ये भी क्या अरावली के पश्चिम में। जलवायु की बात करें तो इस जलवायु प्रदेश में अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कैसी? अर्धशुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। वनस्पति की बात करते हैं इस प्रदेश में स्टेपी या छोटी घास वाली जलवायु पाई जाती है। वनस्पति कैसी पाई जाएगी? छोटी घास वाली स्टेपी घास तुल्य वनस्पति पाई जाती है। विस्तार की बात करें तो जो हमारे लूणी बेसिन है, जैसे पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, नागौर वाला क्षेत्र है, शेखावटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू है, नीम का थाना क्षेत्र है, तो ये वाले जो जिले हैं इनके अंदर इनका विस्तार पाया जाता है। तो फिर हमारे BWHW है, BSHW है, तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो कोपे ने BSHW जलवायु प्रदेश में पशु संपदा को अधिकता बताई, अर्थात यहाँ पे पशु बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कोपेन के अनुसार जो BSHW जलवायु प्रदेश है तो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश यही है। अब कोपेन की जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे जो पश्चिम में है हमारे BWHW, ये थोड़ा लाइट हो गया तो देख लेते हैं। सबसे लास्ट में हमारा कौन सा? पश्चिम में BWHW, इसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय तुल्य जलवायु प्रदेश। वर्षा की बात करें तो 10 से 20 सेंटीमीटर, प्रतिनिधि जिला हमारा बीकानेर। अगला हमारा BSHW, नाम की बात करें तो अर्धशुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश कहेंगे इसको क्या कहेंगे? अर्धशुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश कहेंगे। वर्षा की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। प्रतिनिधि जिले की बात करें तो प्रतिनिधि जिला कौन सा है? नागौर। तीसरा क्षेत्र आता है हमारा CWG की बात करें तो इसका नाम क्या है? उपोष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु प्रदेश। कौन सा? उपोष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु प्रदेश कहेंगे। औसत वर्षा की बात करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर, और प्रतिनिधि जिला कौन सा है? टोंक। चौथा हमारा क्षेत्र आता है AW, ये वाला क्षेत्र है ना, इसको AW कहेंगे। AW का मतलब है हमारे उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु प्रदेश। वर्षा की बात करें तो 80 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और प्रतिनिधि जिला कौन सा? हमारा बांसवाड़ा। तीसरा क्षेत्र आता है हमारे CWG, हम टेक्स्ट के रूप में इसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, थोड़ा आप साफ देखने को मिलेगा इससे। तीसरा क्षेत्र आता है हमारा CWG जलवायु प्रदेश। स्थिति की बात करते हैं ये अरावली के पूर्व में है। जलवायु की बात करते हैं CWG जलवायु प्रदेश में क्या? उपोष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। वनस्पति कैसी पाई जाती है? या शुष्क मानसूनी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कैसी? शुष्क मानसूनी तुल्य जलवायु वनस्पति पाई जाती है। विस्तार कहाँ का है इसका? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता था। CWG जलवायु प्रदेश इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। फिर विशेषताओं की बात करें तो CWG जलवायु प्रदेश में कृषि उत्पादकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कृषि उत्पादकता ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि CWG जलवायु प्रदेश सबसे अधिक उपजाऊ जलवायु प्रदेश है। क्या? सबसे ज़्यादा जलवायु प्रदेश है, इसी वजह से यहाँ पर कृषि उत्पादकता भी ज़्यादा है और जनसंख्या भी ज़्यादा है। फिर बात करें AW जलवायु प्रदेश की, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में अर्थात अरावली के पूर्व में ये AW जलवायु प्रदेश है। इसको हम उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु प्रदेश भी कह सकते हैं। वनस्पति की बात करें तो AW जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कैसी? सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। विस्तार की बात करें तो कहाँ विस्तार है? हमारे बागड़, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। फिर हाड़ौती, तो हाड़ौती में हमारे कौन सा? दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ है, इन क्षेत्रों के अंदर ही इसका विस्तार है। विशेषताओं की बात करते हैं AW जलवायु प्रदेश में कैसी वनस्पति पाई जाती है? सघन वनस्पति। तो हमने कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के बारे में देख लिया। अगला आता है हमारा ट्रिवॉर्थो के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। किसके अनुसार? ट्रिवॉर्थो के अनुसार। और ट्रिवॉर्थो ने भी क्या किया? राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। इसके जलवायु का वर्गीकरण का आधार क्या? वर्षा। इन्होंने क्या किया? जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या रखा है? वर्षा को रखा है। इन्होंने वर्गीकरण देखे तो AW, BWH, BSH और CHW, इन 4 क्षेत्रों के अंदर राजस्थान की जलवायु को बांटा है। पहला क्षेत्र आता है हमारे AW जलवायु प्रदेश। AW जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। हम इसको मैप में भी देखेंगे। ट्रिवॉर्थो की औसत वर्षा की बात करें तो 7 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
DWH की बात करें तो ये वर्षा की बात करते हैं, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा। और औसत वर्षा की बात करें तो 10 सेंटीमीटर, मतलब आधी कर लो इसका औसत। तो चित्र के अनुसार इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ विकसित होगी। पहला आता है हमारा BWH। इसमें नाम की बात करें तो इसको मरुस्थलीय शुष्क जलवायु प्रदेश कहेंगे। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय शुष्क जलवायु प्रदेश कहेंगे। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर। प्रतिनिधि जिला हमारा जैसलमेर है। अगला हमारा है BSH। ये उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश है। क्या? उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश है। वर्षा की बात करें तो यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा। और प्रतिनिधि जिला कौन सा हमारा? नागौर। फिर आता हमारा CAW। इसको हम क्या कहते हैं? अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा की बात करते हैं 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। प्रतिनिधि जिला कौन सा हमारा? सवाई माधोपुर इसका। और लास्ट में आता है AW। इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा की बात करें 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। और प्रतिनिधि जिला कौन सा? डूंगरपुर है। तो हमने त्रिवॉर्थों का जलवायु वर्गीकरण देख लिया। अगला आता हमारा BSH जलवायु प्रदेश। कौन सा? BSH जलवायु प्रदेश तीसरा। टेक्स्ट में हम देख रहे हैं 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, औसत हमारे 30 सेंटीमीटर। तो हम मैप में इसको बेहतर तरीके से देखा हमने। फिर CAW जलवायु प्रदेश, वर्षा हमारे 60 से 80 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 70 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिवॉर्थों का देख लिया, कोपेन का देख लिया। अब अगला आता है हमारा थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। अब राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने क्या है? राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। आधार क्या है इसका बांटने का? तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। तो थॉर्नवेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। अब इन्होंने वही ABCD वाली बात है। तो ABCD में क्या है? वर्षा के आधार पर थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो इसमें A होता है। A का मतलब अति आर्द्र, B का मतलब आर्द्र, C का मतलब उपाद्र, D का मतलब अर्धशुष्क, E का मतलब शुष्क होता है। थॉर्नवेट की बात करें तो A और B प्रकार की जलवायु क्या राजस्थान में नहीं पाई जाती, अर्थात अति आर्द्र और आर्द्र प्रकार की जो जलवायु है राजस्थान में नहीं पाई जाती। थॉर्नवेट की बात करें तो थॉर्नवेट राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटते हैं। आधार क्या? तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। इस आधार पर 4 कौन कौन से भाग है? CAW, CA-W, DA-W, DB-W और EA-D। ये 4 क्षेत्र हैं। राजस्थान की जलवायु को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। आप कॉपी और पेन साथ में लेके देखें ताकि इनको लिख कर याद करें। पहले अब इसके कुछ सेमी वर्गीकरण भी देखें। तो A- का मतलब होता है मेगा थर्मल उच्च तापीय, B- का मतलब मीजो थर्मल मध्य तापीय, C का मतलब होता है सब ह्यूमिड उपाद्र, D का मतलब सेमी एरिड अर्धशुष्क, E का मतलब एरिड मतलब शुष्क। तो इस तरह इसके सब पार्ट थे, लेकिन हमें इतना डिटेल से नहीं जाना, हमें केवल राजस्थान के वर्गीकरण तक सीमित रहना। डी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक ऋतु में क्या वर्षा का कम या अल्प होना, डी की बात। तो हम इसकी बात करें वर्गीकरण की, तो पहला वर्गीकरण में आता है CA-W। अब CA-W की बात करते हैं, यहाँ पे उपाद्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। किसी सब ह्यूमिड टाइप की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र? CA-W की हाड़ौती में दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, ये हमारा हाड़ौती वाला क्षेत्र है। तो वागड़ की बात करें तो तीनों क्षेत्र आ जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो ये हमारे कौन सा? CA-W जो हमारे दक्षिण वाला क्षेत्र है। तो मैप में हम इस चीज़ को देखें तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। आज सबसे पहले आधार की बात करें, तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण। फिर बात करें सबसे पहले CA-W की बात करें तो नाम क्या है इसका? उपाद्र तुल्य जलवायु। वर्षा की बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर। फिर आती है ये वाला शुष्क एवं अर्धशुष्क तुल्य जलवायु। औसत वर्षा 15 से 20। प्रतिनिधि जिला बीकानेर। फिर आता है DA-W अर्धशुष्क तुल्य जलवायु, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। प्रतिनिधि जिला इसका अजमेर। फिर आता है शुष्क मरुस्थलीय तुल्य जलवायु। क्या? शुष्क मरुस्थलीय तुल्य जलवायु। वर्षा की बात करते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा। प्रतिनिधि जिला कौन सा? जैसलमेर। तो इस तरह हम थॉर्नवेट के जो जलवायु वर्गीकरण है उसके बारे में बात कर ली, और ये हमने मैप में भी देख लिया। अब इसको टेक्स्ट में देख लेते हैं, टेक्स्ट में क्या क्या लिखा गया है। टेक्स्ट में वही लिखा होता है, मैप में लगभग सारी जानकारी मिल जाती है। दूसरा था DA-W जलवायु प्रदेश। तो इसे हम कहते हैं अर्धशुष्क तुल्य जलवायु
विस्तार की बात करें तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, पाली, नागौर, जालौर और आंशिक जोधपुर। तो इन क्षेत्रों के अंदर ये वाला क्षेत्र DA-W पाया जाता है। और ध्यान से देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश यही है, थॉर्नवेट के अनुसार DA-W राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। फिर आता है आपका DA-W, कौन सा? DA-W की बात करें तो ये जलवायु प्रदेश शुष्क और अर्धशुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। कैसी? शुष्क और अर्धशुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में ये इनका विस्तार है। फिर आते हैं हमारे EAD, कौन सी? EAD जलवायु प्रदेश। तो जलवायु की बात करें तो EAD जलवायु प्रदेश में शुष्क मरुस्थलीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर के अंदर ये जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह हमने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में देखा, विशेषताओं के बारे में देखा, उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा, राजस्थान के मौसमों के बारे में जानकारी की, वायुदाब रेखाएं, समवायुदाब रेखाएं, समवर्षा रेखा के बारे में बात की। तो सभी पहलुओं को जानने का प्रयास किया, सभी जो फिनोमेना है उनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ये वीडियो थोड़ा फास्ट बनाते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि आपको परीक्षा के टाइम पर रिवीजन में आसानी हो। धन्यवाद।